हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और इन दिनों लगातार आप मुझे ऑडियो लेक्चर के माध्यम से सुन रहे हैं और आज मैं बात करने वाला हूं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। पिछले दिनों CAA के चलते देश भर में प्रदर्शन होते रहे और उसके बाद फिर कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया और लगातार सुनने में आता रहा एक शब्द जिसका नाम है रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, या जिसे इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। लगातार खबरें आती हैं कि फलां व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है इस एक्ट में। तो ये कानून क्या है और उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा है मेल के माध्यम से और अपने कमेंट्स में भी कि सर इसके बारे में कुछ बताइए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक कानून है जो 1980 में लाया गया। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ध्यान से सुनिएगा। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है यह। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह कानून किसी भी संदिग्ध नागरिक को, सस्पेक्टेड सिटीजन को अरेस्ट करने की शक्ति देता है। आप इसे जानकारी में लीजिए। देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं और ये कानून अलग अलग स्थिति में लागू किए जाते रहे हैं। इनमें से एक शानदार कानून है रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 23 सितंबर 1980 को उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस दौरान जो है इंडियन लेजिस्लेचर द्वारा यह कानून जो है पास किया गया। भारत की संसद ने ये कानून पारित किया। तो जैसा कि मैंने बताया, ये केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को अधिकतम शक्ति देता है सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है या सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या किसी प्रदर्शन से लगता है कि देश की सुरक्षा को खतरा है, तो इस कानून का उपयोग सरकार करती है। कुछ मोटी बातें मैं आपको और इस कानून के संबंध में बताऊं। यह कानून जो है बहुत छोटा सा एक कानून है जो 17 धाराओं में बटा हुआ है, 17 सेक्शंस में। तो इस एक्ट के सेक्शन 3, 8 जो हैं, इनके प्रोविज़न्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन 3 में उन लोगों के बारे में बताया गया है जिनके ऊपर रासुका लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किनके ऊपर लगाया जा सकेगा, इसका प्रावधान करती है यह धारा। सेक्शन 8 जो है, ये आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति के निरोध आदेश के आधारों को प्रकट किए जाने के बारे में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, डिटेंशन में क्यों रखा गया है, उसके बारे में उसको बताया जाएगा, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है। और तीसरा महत्वपूर्ण धारा जो मैंने बताया, एक बार व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो कितने समय तक उसको डिटेंशन में रखा जाएगा, जिसे हम कहते हैं निरोध की अधिकतम अवधि। निरोध की अधिकतम अवधि जो है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है वो कितना होगा। तो मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, साधारणतः CRPC ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए भी अरेस्ट किया गया तो 90 डेज से ज़्यादा, 167 CRPC में प्रोविज़न है, नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये कानून कुछ और ही प्रावधान करता है। मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ। सेक्शन 13 की लैंग्वेज देखिए। यह सेक्शन कहता है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में बी डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एनी डिटेंशन ऑर्डर विच हैज़ बीन कन्फर्म्ड अंडर सेक्शन 12 शैल बी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। ध्यान से सुनिए, 12 महीने तक, 1 साल तक जो है उसको निरोध में रखा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन शैल अफेक्ट the power of the appropriate government to revoke or modify the detention order at any earlier time। सरकार को अधिकार दे दिया गया है कि इस अवधि को कम कर सकती है किसी भी समय, या गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का अधिकार दे सकती है। तो ये समझिए, पहली बात तो 12 महीने का समय होता है इसमें डिटेंशन का। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सेक्शन जो है 8 क्या प्रावधान करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति निरोध के आदेश का पालन पर निरुद्ध किया गया है, आदेश बनाने वाले प्राधिकारी जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होंगे, यथाशीघ्र लेकिन साधारणतः निरोध के दिनांक से 5 दिन बाद नहीं, मतलब 5 दिन के भीतर, और असाधारण स्थिति में जिसके के कारण लिखित में उल्लेखित किए जाएं 15 दिन के बाद नहीं, मतलब मैक्सिमम 15 दिन के भीतर, वे आधार उस व्यक्ति को बताएगा जिस पर वह आदेश लागू किया गया है और आदेश के विरुद्ध उसे उपयुक्त सरकार को आवेदन देने का अवसर देगा।
तो ध्यान से समझिए कि उसको आधार गिरफ्तारी के समय नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, ऐसा यह सेक्शन कहता है। जबकि जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है हमारे, आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए। व्हाट आर द ग्राउंड्स अंडर विच द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड। तो क्या कारण था, क्यों गिरफ्तार किया गया, ऐसी बातें जो है तत्काल बताई जानी चाहिए। लेकिन जो रासुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, जिसको मैंने बताया सरकार को अनलिमिटेड पावर देता है, इसका सेक्शन 8 कहता है व्हेन अ पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ अ डिटेंशन ऑर्डर द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी but ordinarily not later than 5 days and in exceptional circumstances and for reason to be recorded in writing not later than 10 days from the date of detention communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity to making a representation against the order to the appropriate government। तो पहली बात तो यह है कि इमीडिएट बताने की ज़रूरत नहीं है आधार, और उसके बाद उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को शिकायत करने के अधिकार भी दिए जाएंगे, ऐसा सेक्शन 8 कहता है। फिर सेक्शन 3 मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन कहता है कि कौन से आधार हैं जिन पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी, इफ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन दैट with a view to preventing him from acting in any manner prejudicially to the defense of India, the relation of India with foreign powers or the security of India, भारत सरकार के रक्षा मामलों से संबंधित या किसी विदेशी शक्ति से कोई संबंध से रिलेटेड, और द सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा के से संबंधित कोई गलत काम करते हुए पाया जाता है, संतुष्ट होती है सरकार, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। या दूसरा पॉइंट कहता है इफ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी फॉरेनर that with a view to regulating his continued presence in India or with a view to making arrangements for his expulsion from India, it is necessary so to do make an order directing that such person be detained। ऐसा कोई व्यक्ति है जो विदेशी है, भारत में आ गया है और उसको वापस भेजना है, या जो है वो अवैध तरीके से देश में है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भी एक डिटेंशन ऑर्डर जारी किया जा सकता है। फिर सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 3 का कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन दैट with a view to preventing him from acting in any manner prejudicially to the security of the state or from acting in any manner prejudicially to the maintenance of the public order। ध्यान से समझिएगा, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम कर रहा है या पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था या शांति को भंग करने का कोई काम कर रहा है, और फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर prejudicially to the maintenance of supplies and services essential to the community it is necessary so to do। या कोई सप्लाई सरकार कर रही है उसको रुकावट डालता है, या एसेंशियल सर्विसेज जो कम्युनिटी समुदाय को है उसको देने में रुकावट डालता है। जैसे कि हमने अभी देखा इंदौर में कुछ लोग जो है डॉक्टर्स गए हुए थे कोरोना का टेस्ट करने के लिए, कोविड-19 का, उन्हें पत्थर मारकर भगाया गया। ये कि एसेंशियल सर्विसेज था, इसमें आता है कम्युनिटी के, और लोगों ने उसके अगेंस्ट काम किया, विपरीत काम किया, प्रतिकूल काम किया, तो उनके ऊपर रासुका लगाया गया। मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी डिटेन्ड। एक एक्सप्लेनेशन है इसमें, ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशली टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड services essential to the community does not include acting in any manner prejudicially to the maintenance of supplies of commodities essential to the community as defined in explanation to subsection 1 of subsection 3 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance to Supplies of Essential Commodities Act 1980, and accordingly no order of detention shall be made under this act on any ground on which any order of detention may be made under this act। Subsection 3 कहता है if having regard to circumstances prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of a district magistrate or a commissioner of police, the state government is satisfied that it is necessary so to do, it may by order in writing direct that during such period as may be specified in the order, such DM or commissioner of police may also, if satisfied as provided in subsection 2, exercise the powers conferred by the said subsection। तो डीएम को भी अधिकार दे दिया गया है और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी अधिकार दे दिया गया है कि वो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ रासुका लगाकर उनको गिरफ्तार कर सकें। तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आई है।
तो बाकी जिस कानून में कार्यवाही होनी है, जो अपराध होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए सीधे गिरफ्तारी के अधिकार दे दिए गए हैं सरकार को इस कानून में, जिसका नाम है रासुका या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इस ब्रीफ लेक्चर में आपको समझ में आया कि ऐसा कोई काम करना जो पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था को भंग करता हो या किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर देश की सुरक्षा में खतरा बनता हो, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया ये छोटा सा कानून है, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। उम्मीद करता हूँ कि इस ब्रीफ ऑडियो लेक्चर में आपको इस कानून के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाई होगी। कुछ आप और जानना पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़िए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और देखते सुनते रहिए अपना फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा। अगर आप YouTube पर सुन रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और Facebook पर सुन रहे हैं तो पेज फॉलो करना भूलना मत। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।